गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। 31 जुलाई हमारी डेट है। टॉपिक हमारा संसद से चल रहा है। हमने संसद के सदस्यों के बारे में जाना, कौन होते हैं, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं वो जाना, संसद के कार्य, संसद का महत्व, ये हमने जाना। चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में कौन आया है कि संसद में कौन कौन लोग होते हैं। क्या संसद में सिर्फ नेता होते हैं या सिर्फ कौन से नेता होते हैं, जैसे किसी एक धर्म के या किसी एक जाति के ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, जिनको जन मतलब आम लोग चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजते हैं वोट डालकर, के माध्यम से सरकार तक जहाँ पहुँचाती है वह जगह संसद कहलाती है। जब हम अपनी आवाज़ अपने चुने हुए नेताओं के माध्यम से जहाँ पर पहुँचाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं, वो कौन सी जगह है, संसद। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं, जो जीत गया, जिसको ज़्यादा वोट मिल गई, वो सब लोग संसद में आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि को महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, महिला, पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। जो इलेक्शन में जीत गया वो संसद में पहुँच जाता है। ये हमारा संसद भवन दिखाया गया है। ये हमारी संसद भवन, ठीक है। अब संसद में लोग कौन कौन से, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, जिनका कोई बैकग्राउंड हो, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है वो संसद में पहुंच जाता है। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है। देखा जाए तो ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है, मतलब गांव के लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। जिन समूह और तबकों को अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। जिन समूह या जाति, धर्म का या छोटे तबके के लोगों का कोई भी संसद में नहीं था प्रतिनिधि, वो भी अब चुनाव जीतकर आने लगा है। महिलाएं आने लगी हैं, पिछड़ी जातियों के लोग आने लगे हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या देश में कम है, उन लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस तरह से जो संसद है, इसमें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पृष्ठभूमि के, मतलब कोई भी पृष्ठभूमि, छोटा बड़ा, धर्म अधर्म, मतलब किसी भी धर्म का, कोई भी किसी भी जाति का कोई भी मनुष्य जीत कर संसद में भाग ले सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सा। अनुसूचित जाति होते हैं जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, और अनुसूचित जनजाति जो कबीले वगैरह के लोग होते हैं। मुख्यतः माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। ये सबके अलग अलग हैं, सबका मानना अलग अलग है, हमारा लाभ हानि किस में है और हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग हैं। इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर मैं अमीर वर्ग से हूँ तो मुझे गरीबों की तकलीफ़ का नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए कोई आवाज़ भी उठा सकती हूँ। इसलिए अलग अलग समुदाय के अलग अलग तबकों के लोग राजनीति में आने लगे, ताकि वो अपने अपने समूह के लोगों के हित में आवाज़ उठा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई। ये रिजर्व है इनकी सीटें। इस सीट पर ये लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में इनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि यही जीते और इनकी भी उचित हिस्सेदारी हो, ताकि ये अपने लोगों के बारे में सोच सकें, उनके हित में फैसला ले सकें। उनसे उम्मीद की जाती है पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदाय की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकेंगे, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में रहते हैं, उस अनुभव को जीते हैं, इसलिए वो उन समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल में ही महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है, हुआ नहीं है ये। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएँ थीं। स्टार्टिंग में जब संसद बनी थी, हमारा संविधान बना था, उस समय 4% महिलाएं थी। उनकी संख्या 9% से ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9% से थोड़ा सा ऊपर है। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मतलब महिलाओं को भी इतनी ही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितनी पुरुषों की है, क्योंकि जनसंख्या में महिलाएं भी उतना ही योगदान देती हैं।
इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों के लिए आवाज़ उठा सके संसद में और कार्य कर सके। इसलिए ये आरक्षित किए गए हैं ताकि सभी लोगों को मौका मिले इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन जीतने का, ताकि वो अपने अपने समुदाय के लोगों के हितों के बारे में सोच सकें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है? संसद के माध्यम से पहुँचाती है। चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? अगर महिलाओं की सीट आरक्षित हो जाए तो उनकी भी हिस्सेदारी हो सकती है। संसद में कुछ समुदाय के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों गई है? ताकि उस समुदाय से जुड़े हुए लोग अपने समुदाय के लोगों के हितों के बारे में संसद में अपनी बात रख सकें। तो ये आज की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में इतना ही। बाकी मास्क पहनिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।